हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। इस वीडियो में बात करेंगे रेलवे एनटीपीसी एग्जाम्स के लिए जीके जीएस का मॉक टेस्ट नंबर 15, जिसमें आपको 40 एमसीक्यू दिए जाएंगे जो कि बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और लास्ट में कमेंट्स करके बताएं कि आपकी स्कोरिंग क्या रही। और आज के इस वीडियो का मैं जो टारगेट रखता हूँ वो 32 आपका कट ऑफ है। देखते हैं कितने लोग इस कट ऑफ को कंप्लीट कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि निम्नलिखित में से कौन अपने को बुद्ध सिकन यानी मूर्ति भंजक कहता था। मूर्ति भंजक का अर्थ होता है मूर्ति को तोड़ने वाला। तो कौन अपने आप को बुद्ध सिकन कहा करता था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, महमूद गजनवी। ठीक है, ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। इससे जुड़ी कुछ पॉइंट्स है जो कि हम क्लियर कर लेते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूँ कि जो महमूद गजनवी था वो पहले अगर हम बात करें तो इसको मुस्लिम विश्व का प्रथम वैधानिक सुल्तान माना जाता है। ठीक है, और इसने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए थे। ये क्वेश्चन तो एक पूछा जाता है। जिसका प्रथम आक्रमण जो था वो कब था? तो 1000 ईस्वी में था प्रथम आक्रमण, और जो अंतिम आक्रमण हुआ वो 1027 ईस्वी में। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इसके दरबार के जो दरबारी इतिहासकार था वो उसका नाम क्या है? तो दरबारी इतिहासकार का नाम है उत्तबी। ठीक है, उत्तबी, ये ध्यान रखेंगे। और एक थे इनके दरबार के जो कि कवि कह सकते थे, तो उन कवि का नाम था फिरदौसी। ठीक है, फिरदौसी की रचना एक होती है जो कि शाहनामा। ये कई बार पेपर में देखने को मिलता है। शाहनामा किसकी रचना है? तो ये फिरदौसी की रचना है जो कि महमूद गजनवी के दरबारी कवि थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी सारे क्वेश्चन आपको जो कि याद रखनी है। ठीक है ना। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? दिल्ली का वो प्रथम सुल्तान कौन था जिसने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, यानी अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि देखिए अलाउद्दीन खिलजी से संबंध अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये खिलजी वंश से संबंध है। ठीक है, तो खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? तो जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी ने की थी। ठीक है, लेकिन जो अलाउद्दीन खिलजी था, यानी कह सकते थे कि ये जलालुद्दीन का जो कि दामाद था, और इसने अपने ससुर की हत्या 1296 में कर दी, और 1296 में इसकी हत्या करने के पश्चात ये शासक बना, यानी खिलजी का ये कह सकते थे कि खिलजी वंश का ये सम्राट बना। ठीक है, और एक क्वेश्चन यहाँ से मैं आपको बता दूँ कि इसके बचपन का नाम क्या है? अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम जो था वो अली और गुरसास्प था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और अभी से जुड़े जो क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे अस्थाई सेना की नींव किसने स्टार्ट की थी? तो अस्थाई सेना की जी नींव रखी थी वो अलाउद्दीन खिलजी ही था। साथ ही साथ मूल्य नियंत्रक प्रणाली जो स्टार्ट करी गई थी वो इसी के द्वारा की गई थी। साथ ही साथ एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो कि दिल्ली शासक में वो सुल्तान कौन था जिसके पास सबसे विशाल सेना थी, और वो भी था अलाउद्दीन खिलजी थी। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन जो कि आपको याद रखने, इससे जुड़ी और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि हम बहुत अलग अलग वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं और आगे भी करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आप इतना याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि गुप्त काल में चांदी के सिक्के को कहते थे। गुप्त काल में चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? तो चांदी के सिक्के को रूपक कहा जाता था, जिसको रुपये हम यहाँ पे कह सकते हैं, रूपक कहा जाता था। जबकि सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता था। तो ये आप ध्यान रखेंगे, सोना का जो सिक्का होता था उसको हम लोग दिनार कहते थे। चलिए अगला प्रश्न है, गिर सिंह प्रोजेक्ट जो स्टार्ट की गई थी वो इसकी शुरुआत कब की गई थी? गिर सिंह प्रोजेक्ट की शुरुआत कब की गई थी? तो इसके बारे में आपको कई बार बता चुका हूँ। ध्यान रखिएगा कि गिर सिंह प्रोजेक्ट 1972, जबकि टाइगर प्रोजेक्ट जो स्टार्ट किया गया था, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो टाइगर प्रोजेक्ट था हमारा वो स्टार्ट किया गया था 1973 में। और 1992 की बात करें तो इससे संबंधित आप याद रखेंगे एलिफेंट जो प्रोजेक्ट था उसको स्टार्ट किया गया था। 1975 की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत आप ध्यान रखेंगे जो कि कछुआ प्रोजेक्ट कह सकते थे, कछुआ संरक्षण परियोजना को स्टार्ट किया गया था 1975 में। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आप ध्यान में रखना चाहते हैं कि जो भी प्रोजेक्ट है, जो भी परियोजना स्टार्ट की गई थी जानवरों के संरक्षण से संबंधित, तो आप हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। मैंने आपको वहाँ पे पोस्ट लिख रखी है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि अल-बरूनी भारत आया था। देखिए अल-बरूनी जो भारत आया था वो महमूद गजनवी के साथ ही भारत आया था। तो किस शताब्दी में? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 11वीं शताब्दी में। ठीक है, ऑप्शन सी को यहाँ पे टिक करेंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अल-बरूनी का वास्तविक नाम क्या था? तो अल-बरूनी का वास्तविक नाम है अबू रेहान।
ठीक है, अबू रेहान ध्यान रखेंगे, और अल-बिरूनी को इंडोलॉजी का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना है। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा अपडेट्स मैं आपको बता दूं कि हमारे वेबसाइट पे जो कि आपको फ्री में ऑनलाइन मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराया जाता है। टोटल आपको अब तक 10 मॉक टेस्ट कराए जा चुके हैं, जो कि रेलवे, एनटीपीसी और साथ साथ एसएससी के लिए भी है। तो आप जाकर के वहाँ पे फ्री में, बिल्कुल फ्री में, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। वहाँ पे आप डेली ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, जब जी चाहे आप दे सकते हैं। और हम वहाँ पे कोशिश करते हैं कि रेगुलर आपको एक सेट प्रोवाइड कराया जाए, जो कि 30 क्वेश्चंस के साथ होता है, बिल्कुल एग्जाम्स के पैटर्न पे। और आपको ये ऑनलाइन सेट दिया जाता है, जाकि आप बिल्कुल आसानी से कर सके, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा, आप वहाँ पर जाकर के हमारे वेबसाइट पर जाकर के इस टेस्ट को दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ये कह रहा है कि किसका शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग माना जाता है। तो देखिए, किसका शासनकाल जो है तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि कृष्णदेवराय प्रथम। ठीक है, कृष्णदेवराय जो थे वो विजयनगर साम्राज्य के शासक थे। तो किस वंश के? तो विजयनगर साम्राज्य में जो तुलु वंश था उसके शासक थे कृष्णदेवराय। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। अब इनसे जुड़े एक क्वेश्चन जो कि आपको ध्यान में रखना है, जैसे मैंने आपको बताया था, इनकी 2 रचनाएं थी। ठीक है, इनकी 2 रचनाओं का नाम क्या था? तो पहली रचना जो हम कह सकते थे कि इन्होंने तेलुगु में अमुक्तमाल्याद की रचना की थी, और साथ ही साथ संस्कृत में इन्होंने एक रचना की थी जिसका नाम था जम्बावती कल्याणम। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चंस को आपको ध्यान में रखते चलना है, क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया कि अब एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं थोड़ा सा डीपली पूछे जा रहे हैं, तो आप एक क्वेश्चन से 3 से 4 क्वेश्चन जरूर याद रखें। अगला क्वेश्चन, एसेंचुरी का निर्माण करती है। देखिए बताइए, जैसे कि मैं आपको बता दूं, जो पूर्व की तरफ जो नदियां बहती हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, वो सभी के सभी डेल्टा का निर्माण करती हैं। जो नदियां पश्चिम की तरफ बहती हैं वो क्या करती हैं? वो एसेंचुरी का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। यहाँ पे फिलहाल 2 ऐसी नदी आपको दिख रहा है जो कि एसेंचुरी का निर्माण करती है। और ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा पूछा जाता है, मैं आपको क्या बताऊँ, ध्यान रखिएगा, ए और बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, यानी ये दोनों नदियाँ जो कि अरब सागर में गिरती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि चोल राजा राजेंद्र ने निम्नलिखित में से कौन सी पदवी, कह सकते हैं उपाधि, धारण नहीं की थी? ध्यान रखिएगा, नहीं की थी। और अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मोस्टली क्वेश्चंस आप जो एग्जाम्स में देखने को आपको मिल रहा है वो क्वेश्चंस इसी तरह से रह रहे हैं, नहीं। ठीक है, क्वेश्चंस में नहीं लगा रह रहा है। ऑप्शंस तो आपको 4 देखने को मिलते हैं, लेकिन उस क्वेश्चंस में ध्यान रखना आ जाता है, पूछा जाता है कि नहीं है। तो इस तरह से मैं आपको बोलूँगा कि क्वेश्चंस को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए और सभी चीज़ों को अच्छे से समझ करके क्वेश्चंस को टिक कीजिए। तो इस क्वेश्चन का हम राइट आंसर की बात करें तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, त्याग समुद्र जो है इनकी उपाधि नहीं थी, यानी चोल राजा राजेंद्र की उपाधि नहीं थी त्याग समुद्र। तो त्याग समुद्र की उपाधि धारण किसने की थी? तो उसके बारे में आपको बताता हूँ। देखिए, चोल जो साम्राज्य कह सकते हैं, चोल साम्राज्य, उसमें एक राजा थे जिनका नाम था कुलोतुंग प्रथम। ठीक है, कुलोतुंग प्रथम का जो उत्तराधिकारी हुआ विक्रम चोल, तो विक्रम चोल ने ही इस उपाधि को धारण किया था त्याग समुद्र की। लेकिन इन सभी उपाधियों का धारणकर्ता जो थे वो राजेंद्र थे। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूं चलते चलते, जैसे कि पूछा जा सकता है कि चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयालय ने की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। ल्यूकेमिया को ब्लड कैंसर भी कहा जाता है। ठीक है, तो ल्यूकेमिया जो होता है किसमें असाधारण बढ़ोतरी के कारण होता है? तो कह सकते हैं राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। ठीक है, ऑप्शन हम यहाँ पे डी को टिक करेंगे। अच्छा, जो श्वेत रक्त कणिकाएँ हैं, कोशिकाएँ हैं, इनका कार्य हमारे शरीर में क्या होता है? तो ये जो कि कर सकते हैं कि ये संरक्षण करते हैं, यानी कि जो भी प्रतिरक्षण का कार्य करते हैं, हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करते हैं। उसी तरह से अगर हम बात करें लाल रक्त कोशिकाओं का क्या कार्य होता है, तो ये हमारे पूरे बॉडी में ऑक्सीजन का परिवहन करते हैं, कह सकते हैं ट्रांसफॉर्म करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो इन सभी छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं आप इसको अच्छे से याद रखें। अगला पॉइंट, चेचक होने का कारण क्या है? बताइए, चेचक होने का कारण क्या है? तो चेचक होने का कारण वेरिगोला वायरस। ऑप्शन हम यहाँ पे बी को टिक करेंगे, वेरिगोला वायरस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि भक्त तुकाराम समकालीन थे। भक्त तुकाराम किसके समकालीन थे? तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, यानी कि जहांगीर के ये समकालीन थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, न्याय की जंजीर के नाम से जाना जाता था जहांगीर को। अगला प्रश्न है, अच्छा एक क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, जहांगीर के समय में जो है उनके काल को चित्रकला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन,
कि कृष्णदेवराय ने कौन सी पुस्तक लिखी थी। देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको ऊपर में जस्ट बताया था और यहाँ पे वही क्वेश्चन पूछा गया। तो अमुक्तमाल्याद मैंने आपको क्या बताया, अमुक्तमाल्याद की जो रचना है वो इन्होंने की थी किस भाषा में, तो तेलुगु भाषा में की थी। ठीक है, तेलुगु भाषा में की गई थी। संस्कृत भाषा में इनकी मैंने आपको क्या बताया था, तो इनकी संस्कृत भाषा में थी जम्बावती कल्याणम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या बनता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, उपयुक्त तीनों, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न ये बनता है कि निम्नलिखित में से किसने लॉर्ड वेलेस्ली कह सकते हैं, यहाँ पे लाइन ही लॉर्ड वेलेस्ली होना चाहिए था, लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था। तो बताइए कि सहायक संधि पर हस्ताक्षर किन लोगों ने किया था, क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे हैदराबाद के निजाम, अवध के नवाब और मैसूर के राजा, इन तीनों लोगों ने किया था, जबकि बंगाल के नवाब ने नहीं किया था। यहाँ पे 1 2 3 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न ये बनता है कि निम्नलिखित में से सिख गुरुओं का सही कालक्रम बताइए। आपको पता है कि सिख संप्रदाय में टोटल 10 गुरु हुए थे, तो इन 10 गुरुओं का जो क्रम है वो क्या होना चाहिए। तो मैंने आपको अपने चैनल पे ट्रिक के माध्यम से भी याद कराया और ऐसा वैसा कोई ट्रिक नहीं दिया है जो कि आप याद करके भूल जाओगे। एक बार बस आप उस वीडियो को देख लेंगे ना तो डेफिनेटली पूरी ज़िंदगी आपको वो कभी नहीं भूल पाएंगे कि सिख साम्राज्य में गुरुओं का क्रम क्या था। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं, देखिए अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर का तो ऑप्शन हम यहाँ पे डी को टिक करेंगे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें अमरदास कौन से नंबर के गुरु थे, तो अमरदास जो थे वो 3rd नंबर के गुरु थे, 3rd क्रम था इनका। रामदास की बात करें तो देखिए रामदास कैसे मैंने आपको याद कराया था, राम जो थे आप देख सकते हैं रामायण में 4 भाइयों में से एक थे, यानी कि 4 भाइयों में से एक थे 4थे नंबर के। अर्जुन देव की बात करें तो अर्जुन यानी कि महाभारत के 5 पांडवों में से अर्जुन एक थे, यानी कि 5 पांडवों में से एक 5 हो गया। और तेग बहादुर आपको पता है कि ये जो कि लास्ट से जो कि पहले जाके सेकंड लास्ट कह सकते हैं, तो ये 9वें गुरु थे। तो देखिए क्रम हो रहा है कि नहीं 3 4 5 और 9 इस तरह से, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी को टिक करेंगे। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किन निकायों के वस्तुतः मुखिया होते हैं, यानी कि प्रमुख होते हैं। ठीक है, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन यहाँ पे हम जो कि डी को टिक करेंगे, इनमें से तीनों सही है, यानी कि नीति आयोग, राष्ट्रीय एकता परिषद और भारतीय वन्यजीव बोर्ड, इन तीनों के प्रमुख होते हैं। ठीक है, नीति क्वेश्चन से देखिए मैं आपको बता दूं कि नीति क्वेश्चन से हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था कि ये किस प्रकार की जो कि निकाय है। तो एक होता है संवैधानिक निकाय और एक होता है गैर संवैधानिक निकाय। तो गैर संवैधानिक निकाय का मतलब ये हुआ कि उसका उल्लेख संविधान में कहीं भी नहीं है। ठीक है, तो हम उसको एक और नाम से जाना जाता है जिसको कह सकते हैं संविधानेतर। ठीक है, संविधानेतर निकाय कौन सा है, तो नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग हाल ही में चर्चा में इसलिए है क्योंकि आपको पता है कि योजना आयोग जो 15 मार्च 1950 का गठन किया गया था, इसी को चेंज करके योजना आयोग को चेंज करके नीति आयोग किया गया था 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, ये तो पॉइंट आपको क्लियर होगा। तो फिलहाल इसका तो क्लियर हो गया। राष्ट्रीय एकता परिषद से पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब की गई थी, 1961 में की गई थी राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना। ठीक है, अब ये किस प्रकार की संस्था है या फिर कह सकते हैं किस प्रकार की निकाय है, तो ये एक सरकारी सलाहकार निकाय है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए बात है एकता, तो मैं आपको बता दूँ कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है, बताइए तो सभी लोग सोचिए। एकता दिवस कब मनाया था, राष्ट्रीय एकता दिवस प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को मनाया जाता है सरदार पटेल की जयंती के स्वरूप में। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा चीन से नहीं लगती है। तो बताइए कि यहाँ पे किस देश की जो सीमा है वो चीन से नहीं लगती है। तो मैंने यहाँ पे पिक्चर भी लगा रखा है ताकि आपको अच्छे से समझ आ सकूँ। देखिए तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि पिक्चर को जूम कर लेते हैं। यहाँ पे आप नाम देख लीजिए, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस और म्यांमार। तो चलो इस पिक्चर को थोड़ा सा जूम करते हैं और अब आप इस पिक्चर को देखिए, शायद हो सकता है आपको क्लियरली समझ में आ रहा हो। ये देखिए चाइना है। ठीक है, चाइना का ये बॉर्डर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए वियतनाम तो टच किया ही है, यहाँ पे वियतनाम का ये टच हो रहा है, ये सभी वियतनाम ही है, टच हो रहा है। लाओस देख सकते हैं। ठीक है, लाओस यहाँ पे देखिए ये टच हो रहा है आपका लाओस, इधर से ये पूरा चाइना है तो ये लाओस टच हो रहा है। म्यांमार को देख सकते हैं, म्यांमार भी टच हो रहा है। तो यहाँ पे बचे एक थाईलैंड
और एक बचा कंबोडिया। ये दोनों टच नहीं हो रहा है। तो ऑप्शंस में तो थाईलैंड नहीं दिया गया था लेकिन कंबोडिया दिया गया, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम कंबोडिया को टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, कंबोडिया इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए फिलहाल बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन किस शहर में स्थित है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाएगा कि एशिया का सबसे बड़ा जो ट्यूलिप गार्डन है वो कहाँ स्थित है। तो ये भारत में जो कि श्रीनगर में स्थित है। ऑप्शन बी को टिक करेंगे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि ये एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है, जिसे 2007 में कश्मीर घाटी में फूलों की खेती और साथ ही साथ पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से खोला गया था। तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखना है। अगला प्रश्न क्या है कि दक्षिण अफ्रीका से विनिमय कार्यक्रम के तहत किस जानवर को लाया गया जो हाल ही में मैसूर चिड़ियाघर में आया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अफ्रीकी चीता। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न क्या बनता है कि लोमस जो ऋषि हैं इनकी गुफा कहाँ स्थित है। देखिए कभी कभी लोमस ऋषि ना लिख करके आपको लिख देगा लोमा ऋषि, दोनों का मतलब वही है, लोमा ऋषि को ही जो कि लोमस ऋषि भी कहा जाता है। तो यहाँ पे कह सकते हैं राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ये जो कि बिहार के गया में स्थित है। ऑप्शन हम यहाँ पे सी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि निम्न में से किसका अपने समकालिक मुगल बादशाह के साथ मिलान गलत हुआ है, बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो देखिए यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान का संबंध हम कह सकते हैं कि ये 12वीं शताब्दी से, जबकि अकबर का संबंध 15वीं से 16वीं शताब्दी में है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन बी को गलत करेंगे, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि औद्योगिक उत्पादन, रोजगार और निर्यात मूल्य के आधार पर भारत का सबसे बड़ा उद्योग है। तो सबसे बड़ा जो उद्योग है वो है कपड़ा उद्योग। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कलेसर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। बताइए कि कलेसर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, क्या होगा राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा जो बनेगा वो है हरियाणा। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में स्थित है। राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड मैंने आपको अलग से वीडियो बना रखा है, आप जाकर के चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि नासा ने किस वर्ष जो कि साइचे मिशन, ठीक है साइचे मिशन, और ये साइचे मिशन संबंध किससे, तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करते हुए जो अद्वितीय धातु क्षुद्र ग्रह की यात्रा, इससे संबंधित है ये साइचे मिशन। एक क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, जो क्षुद्र ग्रह वो किन दो क्षुद्र जो बेल्ट होते हैं वो किन दो ग्रहों के मध्य घूमते रहते हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे, मंगल और बृहस्पति इसके चारों ओर घूमते रहते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये किस वर्ष लॉन्च करने की घोषणा की गई है नासा के द्वारा, योजना बनाई गई 2022। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न बनता है कि टाटा लौह एवं इस्पात उद्योग की स्थापना जमशेदपुर में किस वर्ष की गई थी, जिसको हम लोग टिस्को के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो टिस्को की स्थापना कह सकते हैं 1907 में, यानी ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे 1907। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पंबन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। पंबन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, तो पंबन बंदरगाह कह सकते हैं तमिलनाडु में। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। बताइए कि यहाँ पे कौन सुमेलित नहीं है। कन्याकुमारी तमिलनाडु करेक्ट है, ऊटी यहाँ पे कर्नाटक गलत है, और मानस असम बिल्कुल सही, सिमलीपाल उड़ीसा में सही है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, पेपर में अक्सर देखने को मिलता रहता है, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं ऊटी, गलत क्यों है। तो ऊटी जो है इसको एक और नाम से जानते हैं, इसका अगर हम पूरा नाम बात करें तो ऊटी या फिर कह सकते हैं उटक मंडलम। ठीक है, उटक मंडलम ये तमिलनाडु में जो कि एक हिल स्टेशन है, ऐसा एक कह सकते हैं कि एक शहर है या फिर एक हिल स्टेशन कह सकते हैं। तो यहाँ पे तमिलनाडु होना चाहिए था, कर्नाटक नहीं है। ऑप्शन हम बी को टेक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र उदाहरण है। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र उदाहरण है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन यहाँ पे बी को टिक करेंगे, यानी गिरिपाद की स्थिति का। अब ये गिरिपाद होता है क्या, मैं आपको ये बता दूं, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। गिरिपाद हम कह सकते हैं कि पर्वतों के पादस्थली पर स्थित होते हैं, यानी कि पर्वतों के जो निचला स्थल होता है उसको कहता है गिरिपाद। ठीक है, और एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि एक ओर पर्वत से तथा दूसरी ओर मैदानी भाग से ये संकलन होते हैं या फिर संबंधित होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि मस्तिष्क तथा रज्जु पर चढ़ी झिल्का में सूजन आ जाने वाला रोग क्या है, या फिर डायरेक्ट ये क्वेश्चन बनेगा कि मस्तिष्क का सूजन, ठीक है मस्तिष्क में सूजन आ जाना किस रोग का कारण है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मेनिंजाइटिस।
एक क्वेश्चन डायरेक्ट इसी को थोड़ा सा घुमा करके ये पूछा जाता है कि मेनिंजाइटिस जो रोग है इसका संबंध किस अंग से है, तो ये मस्तिष्क से। ठीक है, देखिए क्वेश्चंस को किसी भी तरह से घुमा करके पूछा जा सकता है, आपको हर तरह से क्वेश्चंस बना करके खुद से याद रखना है। अगला प्रश्न ये बनता है कि सिलिकोसिस है, बताइए कि सिलिकोसिस भी एक प्रकार की बीमारी है, लेकिन इसका संबंध किससे, आपको ये बताना है। सिलिकोसिस का संबंध किससे, तो ये फेफड़े की बीमारी से। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। क्लियर, ध्यान रखिएगा। मैं आपको बता दूं जो सिलिकोसिस, तो सिलिकोसिस यानी कि सिलिको, आप यहाँ पे इस तरह से नाम आ रहा है, तो देखिए सिलिकोसिस एक प्रकार की फेफड़े की जटिल बीमारी है जो कि सिलिका के सूक्ष्म धूलकणों का सांस के माध्यम से शरीर में चले जाने के कारण ये होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या बनता है कि भारत का, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन देता है, किसे देता है, जिसको हम देखिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 148 से 151 के मध्य। ठीक है, और अगर हम बात करें इसको इंग्लिश में कैग कहा जाता है, कैग के रूप में जानते हैं। और वर्तमान में कैग कौन है, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, बताइए, गिरीश चंद्र मुर्मू, बिल्कुल सही। तो देखिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन जो कि राष्ट्रपति को देते हैं, ऑप्शन हम यहाँ पे डी को टिक करेंगे। और ये भारतीय लेखा परीक्षक के जो कि प्रमुख होते हैं, कैग जो है। ठीक है, और ये भारत सरकार की जो रिपोर्ट होती है वो राष्ट्रपति को, जबकि राज्य सरकार की जो रिपोर्ट होती है वो राज्यपाल को देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति से है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि फ्लोरीन। ठीक है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो कि प्रोटीन नहीं है, बताइए कि प्रोटीन नहीं है। देखिए ऑक्सीटोसिन जो है यहाँ पे प्रोटीन नहीं है, एक प्रकार का ये हार्मोन है। ठीक है, हार्मोन है, तो यहाँ पे राइट आंसर हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि अग्नाशय से कोई खराबी, या फिर कह सकते हैं कि अग्नाशय में कोई खराबी होगी तो क्या होगा। अग्नाशय को हिंदी में इंग्लिश में जो कि पेनक्रियास कहा जाता है। तो अग्नाशय में अगर कोई खराबी हो जाए तो इंसुलिन नहीं बनेगा। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी को टिक करेंगे। देखिए इससे जुड़ी कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे बन सकते हैं, मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आप ये समझिए कि अग्नाशय का एक भाग होता है जिसको हम लोग कहते हैं क्या, लैंगरहैंस की द्वीपिका, लैंगरहैंस की द्वीपिका, इसको इंग्लिश में कह सकते हैं आइलैट्स ऑफ लैंगरहैंस। अब ये लैंगरहैंस नाम है, आपको बता दूं कि लैंगरहैंस जो नाम है वो लैंगरहैंस नामक एक जो कि चिकित्सा शास्त्री थे, उन्हीं के नाम पर ये रखा गया। और यहाँ पे इस नाम का मतलब ये होता है, जो यहाँ पे इंसुलिन आप देख रहे हैं, इंसुलिन का निर्माण यहीं से होता है, लैंगरहैंस की द्वीपिका से। अब किस कोशिका से, तो इसमें कुछ कोशिकाओं के नाम दिए गए, जैसे अल्फ़ा, एक बीटा और एक गामा नाम दिए गए। तो अल्फ़ा अगर हम बात करें, अल्फ़ा कोशिका से क्या होता है, तो अल्फ़ा कोशिका से ग्लूकॉन नामक हार्मोन निकलता है। बीटा कोशिका की बात करें तो बीटा कोशिका से जो कि इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है। एक क्वेश्चन डायरेक्ट ये पूछा सकता है कि इंसुलिन क्या है, तो इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पे गामा कोशिका से, तो गामा कोशिका से मैं आपको बता दूँ कि सोमेटोस्टेटिन नामक हार्मोन निकलता है। तो इन तीनों को आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन मैं पूछता हूँ। देखिए मैं आपको बता दूं कि इंसुलिन का जो खोज किया गया था 1921 में किया गया था। अब ये किसके द्वारा किया गया था, आप मुझे नीचे कमेंट्स करके बताएंगे। ठीक है, सभी लोग कमेंट्स करके बताएंगे कि इंसुलिन की खोज किसने की थी। फिलहाल देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि बाल्टोरो हिमनद स्थित है। बाल्टोरो जो हिमनद है वो करेक्ट आंसर क्या होगा, काराकोरम पर्वतमाला में। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लाहौल स्फीति घाटी अवस्थित है। लाहौल स्फीति घाटी अवस्थित है। देखिए इस क्वेश्चन से संबंधित कुछ मैं पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा समझ लीजिएगा, जानकारी के लिए बेटर होगा। सबसे पहले बात करते हैं कि लाहौल स्फीति घाटी जो कहाँ स्थित है, तो ये हिमाचल प्रदेश में एक जिला है। ठीक है, ये जिला है। ये दोनों जो घाटियाँ हैं भारत और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। पहला क्वेश्चन तो ये बन सकता है। अब देखिए मैं आपको बता दूँ कि पहले, ठीक है, लाहौल जो स्पीति है इसको लाहौल और स्पीति अलग अलग नाम से जाना जाता था, लेकिन 1960 में इन दोनों को एक साथ जोड़ करके लाहौल स्पीति कर दिया गया। पहले इनके बीच और लगता था, लेकिन अब इन दोनों को एक साथ जोड़ दिया गया। ठीक है, आपने एक नाम सुना होगा रुडयार्ड किपलिंग का, जरूर सुना होगा डेफिनेटली। तो रुडयार्ड किपलिंग की एक पुस्तक था, उस पुस्तक का नाम था, हम कह सकते हैं किम। ठीक है, उस पुस्तक में इन्होंने, ठीक है, यानी इस पुस्तक में रुडयार्ड किपलिंग ने जो स्पीति आप यहाँ पे देख रहे हैं, स्पीति को एक बात कही थी स्पीति के बारे में, और उन्होंने ये बात ये कहा था कि संसार के अंदर की एक दुनिया है, यानी जो स्पीति है वो संसार के अंदर ही एक दुनिया है और एक ऐसा स्थान है जहाँ खुद देवता वास करते हैं। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं ये कितना यहाँ पे अच्छा ये नज़ारा होगा। अब तो ये हिमाचल प्रदेश वाले ही जानते होंगे।
तो फिलहाल मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, यानी लाहौल स्पीति जो घाटी है वो महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच पड़ता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या बनता है कि सांभर झील, ठीक है, सांभर जो झील है ये उदाहरण है, सांभर झील उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, यानी पहाड़ी द्वारा उपांत से बने बालसन का उदाहरण। अब ये बालसन क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि बालसन हम उसे कहते हैं कि पहाड़ियों से घिरे जो विस्तृत समतल गर्त होता है। ठीक है, गर्त और सरिंग तो आपको पता ही होगा, तो गर्त को ही हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बालसन कहा जाता है, यानी कि पहाड़ियों से घिरे विस्तृत समतल गर्त को जो कि बालसन कहते हैं। और सांभर झील जो कि एक प्रकार का इसी का उदाहरण है, बालसन का, राजस्थान में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रवाल द्वीप समूह है। तो प्रवाल द्वीप समूह जो भारत का है वो कौन सा है, अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप। ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। लक्षद्वीप की राजधानी क्या होती है, लक्षद्वीप की राजधानी जो कि कवारती होती है, और इसमें कुल 36 द्वीप है, जिसमें से सिर्फ 36 द्वीपों में से 10 द्वीप पर ही मानव जो कि रहते हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए कि अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम पर कौन सा स्थान अवस्थित है। यानी अलकनंदा और भागीरथी नदियों का जो संगम होता है वो कहाँ पे हम कह सकते हैं, राइट आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर क्या है, देवप्रयाग। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। रुद्रप्रयाग भी ध्यान रखिएगा, रुद्रप्रयाग में क्या होता है कि अलकनंदा और यहाँ पे मंदाकिनी मिलती है। ठीक है, अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती है तो रुद्रप्रयाग कहते हैं। फिलहाल क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। बताइए कौन सी जो झील है वो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। तो पश्चिमी तट पर स्थित जो झील है वो है अष्टमुडी। अष्टमुडी जो झील है वो कहाँ पे पड़ता है, केरल में पड़ता है, और केरल में एक प्रकार का ये लैंगून झील है, केरल के कोल्लम जिले में स्थित है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने आपको 40 MCQ दिया जो कि बिल्कुल NTPC के एग्जाम्स के पैटर्न पे था, जिस तरह से सिलेबस में आपको दिया गया उसी तरह से। तो नीचे कमेंट्स करके बताएं कि आपकी स्कोरिंग क्या रही, क्या आपने यहाँ पे मैंने आपको 32 मार्क्स बताया था, आपने इसको अचीव किया कि नहीं किया, कट ऑफ आपने क्लियर किया कि नहीं। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना होगा तब आपके लिए एक छोटा सा मैंने यहाँ पे क्यूज लगा रखा है, जो कि सारे क्वेश्चंस ऊपर में जो मैंने बताया उसी में से। बस आपको ये देखने के लिए आपने कितना क्वेश्चंस को ध्यान से सुना है, क्या आप राइट आंसर कर पाते कि नहीं कर पाते। तो सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे राइट आंसर क्या होना चाहिए। पहला क्वेश्चन ये कि कंबोडिया की राजधानी क्या है। ठीक है, कंबोडिया की राजधानी बताएगा। सेकेंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि सिलिकोसिस बीमारी का संबंध किस अंग से है, मैंने आपको बताया था। थर्ड क्वेश्चन ये कि गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि कृष्णदेवराय प्रथम जो थे इनकी 2 रचनाएं कौन कौन सी थी। देखिए मैंने दोनों रचनाओं के बारे में आपको बताया था। तो इन चारों क्वेश्चंस का राइट आंसर नीचे कमेंट्स करके बताइए। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इस तरह के रोजाना न्यू अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे। एक छोटा सा अपडेट मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी हमारी टीम की तरफ से जो कि ज्ञान प्रकाश सर के द्वारा ये करंट अफेयर्स का BPSC के लिए प्रीलिम्स और मेंस के लिए जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से इनका रिवीजन कोर्स कराया जा रहा है, तो आप जा करके पढ़ सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। साथ साथ अगर आप कोर्सेज को भी परचेज करना चाहते हैं तो निरंजन 10 आप रेफरल कोड का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा।